प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम संगठन के सिद्धांत समन्वय अर्थात कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि संगठनों में समय के साथ साथ क्या है, जटिलताएं बढ़ती जाती है, कार्य और प्रक्रियाओं में भी जटिलता बढ़ती जाती है। तो उससे क्या है, जो समन्वय है मतलब जो उसके अंग है उनमें तालमेल जो है उसमें क्या है, एक बड़ी प्रशासनिक समस्या बन जाती है। जेम्स मू ने संगठन का जो समन्वय का सिद्धांत है उसको उसका संगठन का प्रथम सिद्धांत कहते हैं, अर्थात समन्वय संगठन का प्रथम सिद्धांत है। चेस्टर बर्नार्ड भी समन्वय को जो कार्यपालक अधिकारी है उसका प्रमुख कार्य मानते हैं। विशेषीकरण के कारण संगठनात्मक उलझनें बढ़ी है और सरकारी तंत्र में कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उससे क्या है, रोजाना नए विभागों और शासकीय कार्यों का विस्तार होता जा रहा है। सरकारी व निजी दोनों ही क्षेत्रों में संगठनों का विस्तार तथा कार्यों में तकनीकी जटिलता ने विभिन्न इकाइयों और व्यक्तियों के मध्य क्या है, परस्पर सामंजस्यता की समस्या उत्पन्न की है। एक समान प्रकृति तथा क्षेत्र के कार्य आज कई प्रकार के संगठनों और विभागों द्वारा संपादित किए जा रहे हैं। इसी प्रकार एक ही संगठन के भीतर बहुत सी गतिविधि ऐसी होती है जो सामूहिक प्रयासों तथा सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा करती है। नहीं तो क्या होता है, कार्यों में दोहराव, अतिराव, प्रतिस्पर्धा, संगठन की स्थिति, संघर्ष की स्थितियां क्या है, पैदा हो जाती है, जो संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक सिद्ध होती है। इसीलिए विभिन्न कार्यों, व्यक्तियों और प्रक्रियाओं के मध्य तालमेल स्थापित करना पड़ता है। इसी को हम मोटे तौर पर क्या है, समन्वय कहते हैं। यदि हम डेफिनेशन को देखें तो सैकलर हडसन कहते हैं, समन्वय कार्य के विभिन्न हिस्सों के बीच तालमेल स्थापित करने की एक गतिविधि है। मुन्ने व रेले कहते हैं, किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के मध्य एकता बनाए रखने के उद्देश्य से सामूहिक प्रयत्नों की व्यवस्था को क्या कहते हैं, समन्वय कहते हैं। तो समन्वय जो है वो देखा जाए तो संगठन के अंग या जो कार्य हैं या जो व्यक्ति हैं उनमें क्या है, तालमेल बिठाना है, समय के साथ साथ तालमेल बिठाना है, व्यक्तियों में, कार्यों में, प्रक्रियाओं में। तो उसको हम क्या कहते हैं, समन्वय कहते हैं। इसके पश्चात समन्वय जो है उसके दो दृष्टिकोण हैं। एक तो क्या है, नकारात्मक दृष्टिकोण है और दूसरा जो क्या है, सकारात्मक दृष्टिकोण है। अर्थ के दृष्टिकोण से नकारात्मक दृष्टिकोण में समन्वय का अर्थ है कि संगठन में जो संघर्ष है, झगड़े हैं, उनको या जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करने वाली जो प्रवृत्तियां हैं उनको दूर करना, वो नेगेटिव सेंस है। यानी समन्वय में संघर्ष, झगड़े और विपरीत जो कार्य हैं उनको क्या है, दूर करना है। सकारात्मक अर्थ में ये होता है कि समन्वय के द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है संगठन में जिससे क्या है, संघर्ष की स्थितियाँ ही उत्पन्न न हो और सभी कार्य में क्या है, सामूहिकता की भावना से मिलजुल कर कार्य करें। तो यह यहाँ क्या है, पॉजिटिव सेंस आ जाता है, सकारात्मक भाव है। तो इस प्रकार से नकारात्मक दृष्टि और सकारात्मक दृष्टि से भी समन्वय को समझा जाता है। अब हम देखते हैं समन्वय की विशेषताएं। समन्वय क्या है, एक सतत है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि एक बार समन्वय कर दिया दोबारा आवश्यकता नहीं रहेगी। जब तक काम हो रहा है, संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहे हैं, तब तक समन्वय लगातार रहता है। और संगठन के शीर्ष पदाधिकारी की यह मुख्य दायित्व है कि वह विभिन्न इकाइयों, व्यक्तियों और कार्यों और प्रक्रियाओं में क्या है, तालमेल लाए, समन्वय लाए। यह व्यक्तिगत नहीं होता, यह सामूहिक सहयोग पर आधारित होता है। एक व्यक्ति के करने से समन्वय की स्थापना नहीं हो सकती और इसमें सहयोग को सकारात्मक और अर्थपूर्ण ढंग से क्या है, एकीकृत किया जाता है। समन्वय का उद्देश्य यह होता है कि संगठन में व्यवस्था स्थापित हो और संगठन के लक्ष्यों की क्या है, कुशलतापूर्वक प्राप्ति हो। यह आंतरिक और बाह्य दोनों वातावरणों में काम करता है, अर्थात संगठन के भीतर भी समन्वय आवश्यक है और संगठन के बाहर के जो कारक हैं उनमें भी क्या है, कोऑर्डिनेशन जरूरी है। कई बार समन्वय और सहयोग को एक जैसा मान लेते हैं। समन्वय और सहयोग एक जैसे हैं, परंतु दिखने में एक जैसे लगते हैं, परंतु उनमें अंतर है। सहयोग में स्वैच्छिक भावना होती है, जबकि समन्वय में क्या होता है, समूह की इच्छा और कई बाहरी कारक भी प्रभाव डालते हैं। समन्वय में सहयोग की भावना होती है, लेकिन समन्वय बिना सहयोग भी करवाया जा सकता है। सहयोग की भावना
व्यक्ति में स्वतः उत्पन्न होती है, जबकि समन्वय के लिए क्या है, प्रयास करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से समन्वय और सहयोग में भी थोड़ा अंतर है। अब हम देखते हैं समन्वय के प्रकारों के बारे में। एक प्रकार है आंतरिक और बाह्य। सामान्य रूप से एपलेबी ने अलग दिए हैं और हर्बर्ट साइमन ने अलग प्रकार बताए हैं। तो आंतरिक जो समन्वय का मतलब ये है कि जब संगठन की अंदरूनी कार्यप्रणाली और उसके जो विभिन्न व्यक्ति हैं और कार्य जो हैं उनके बीच में जब हम तालमेल करते हैं तो वो आंतरिक समन्वय होता है। और जब एक संगठन का दूसरे संगठन के साथ समन्वय किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, बाह्य समन्वय कहलाता है। इसी प्रकार एपलेबी ने भी बताया है लंबवत समन्वय। यह वह समन्वय होता है जो किसी संगठन की पद सोपानात्मक व्यवस्था में उच्च से निम्न कार्मिकों या इकाइयों में किया जाता है। क्षैतिज समन्वय के अंतर्गत क्या होता है, दो या अधिक समान स्तरीय कार्मिकों या विभागों के बीच ये किया जाता है। हर्बर्ट साइमन के अनुसार प्रक्रियात्मक समन्वय संगठन की संरचना में औपचारिक संबंधों के साथ निहित रहता है, जबकि वास्तविक समन्वय जो है वो संगठन की गतिविधियों के साथ जुड़ा रहता है। तो यानी प्रक्रिया तो क्या है, संबंधों से है जुड़ा हुआ, जबकि वास्तविक जो है जो काम हो रहा है उसके साथ जुड़ा होता है। अब हम देखते हैं समन्वय की क्या आवश्यकता और महत्व है। वास्तव में समन्वय किसी भी संगठन में कार्यकुशलता का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए संगठन और उससे जुड़े हुए बाहरी हिस्सों के बीच तालमेल करके उसे एक व्यवस्थित रूप देता है। संगठन अपने आप में एक सामूहिक प्रयास है। चूँकि संगठन में बहुत से व्यक्ति, उपकरण, संसाधन और प्रक्रियाएं काम में आती है, अतः उनमें भिन्नता या मतभेद होना भी क्या है, स्वाभाविक है। इन्हीं मतभेदों और संघर्षों से क्या है, संगठन को बचाना, समरसता का प्रसार करना समन्वय की प्रक्रिया का उद्देश्य होता है। सामान्यतः निम्न कारणों से क्या है इसकी आवश्यकता रहती है। पहला है टकराव और संघर्ष समाप्त करने के लिए। इसके अंतर्गत हम बता सकते हैं कि मानव स्वभाव की विविधताएं और संगठन की आंतरिक कार्यप्रणाली दोनों ही नित्य नए संघर्षों और मतभेदों को जन्म देती है। प्रशासनिक क्षेत्र में बढ़ती विशेषज्ञता, कार्यों में विस्तार तथा संकीर्ण स्वभाव के कारण नित्य नए विवाद उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए नगर नियोजन यानी टाउन की जो प्लानिंग है उससे संबंधित कार्य के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट, नगर निगम, बिजली बोर्ड, वाटर वर्क्स का डिपार्टमेंट है, वन विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, अनेक व्यापारिक, वाणिज्यिक, निजी संगठनों से सहयोग प्राप्त करना पड़ता है। नहीं तो नगर नियोजन की जो योजना है, टाउन की जो प्लानिंग है, शहर की जो प्लानिंग है वो क्या है, विफल हो जाती है। तो इस प्रकार से टकराव और संघर्ष समाप्त करने के लिए क्या है, समन्वय आवश्यक है। इसी प्रकार जो खतरनाक प्रतिस्पर्धा है उसको नियंत्रित करने के लिए भी क्या है, समन्वय आवश्यक है। जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे वहाँ संघर्ष के साथ साथ प्रतियोगिता भी होगी। प्रतियोगिता के कारण कार्मिकों और विभागों के कार्य करने में कुशलता और सुधार का समावेश होता है कंपटीशन से। तथापि अगर गलाकाट प्रतिस्पर्धा हो जाए तो उससे भी क्या है, कई खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। यदि संगठन में ईर्ष्या, कुंठा, घृणा, हिंसा की प्रवृत्तियां घर कर ले तो उन्हें दूर करना कठिन होता है। भारत में एक ही कार्य से संबंधित अनेक योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही है। इन कार्यक्रमों के संचालन में होड़ और अपव्यय भी स्पष्ट दिखाई देता है। तो खतरनाक प्रतिस्पर्धा को रोकना जरूरी होता है। इसीलिए क्या है, समन्वय ही एक ऐसा साधन है जिससे क्या है, इस खतरनाक प्रतिस्पर्धा को रोका जा सकता है। इसी प्रकार कार्यकुशलता का उच्च स्तर है वो भी क्या है, समन्वय से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसके द्वारा क्या है, जो गतिविधियां हैं, जो प्रक्रियाएं हैं उनमें क्या है, सामंजस्य स्थापित किया जाता है, जिससे क्या है, कार्य में विलंब नहीं हो पाता और कार्यकुशलता का उच्च स्तर प्राप्त होता है और लागत भी क्या है, ज़्यादा नहीं हो पाती है। इसी प्रकार से संगठन के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्ति में भी क्या है, समन्वय आवश्यक है। क्योंकि समन्वय के द्वारा क्या है, जो विभिन्न गतिविधियां हैं उनके मध्य क्या है, तालमेल किया जाता है, जिससे क्या है, दोहराव और जो अतिराव है वो भी क्या है, समाप्त हो जाता है और उससे क्या है, हमारे को संगठन के लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। बढ़ती जटिलताएं और जो विशेषज्ञताएं हैं उससे भी क्या है, मतलब
समन्वय जो है उनको क्या है कंट्रोल करता है, और उनके लिए भी क्या है समन्वय क्या है आवश्यक है। नहीं तो क्या है अतिराव और दोहराव की समस्या से क्या है संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसके पश्चात हम समन्वय के सिद्धांतों के बारे में देखते हैं। पहले जो 4 सिद्धांत हैं ये मैरी पार्कर फॉलेट के द्वारा दिए गए हैं कि समन्वय का जो पहला सिद्धांत है वो है प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जहाँ कहीं संघर्ष या विवाद या दोहराव की समस्या उत्पन्न हो तो वहाँ पर क्या पद सोपान की परवाह किए बिना सीधा ही प्रत्यक्ष मौके पर जाकर समस्या को सुलझाना चाहिए। बहुत सारे भ्रम और आशंकाएं तो इसलिए पैदा होती है कि हम दूसरों से मिलते ही नहीं हैं, हमारे को पता ही नहीं होता बात का, और विचार और स्थिति को जाने बिना निराधार क्या है हम भ्रांत धारणाएं विकसित कर लेते हैं। तो इससे क्या है कोऑर्डिनेशन में क्या है समस्या आ जाती है। तो इसलिए क्या है प्रत्यक्ष संपर्क जो है वो समन्वय की स्थापना के लिए ज़रूरी है। शुरुआती चरणों में ही क्या समन्वय की स्थापना कर दी जानी चाहिए, अर्थात विवाद या समस्या उत्पन्न हो तो शुरुआत में क्या उसको क्लियर कर दो बाधाओं को, जिससे क्या है समन्वय स्थापित हो जाता है। और तीसरा जो है संपूर्णता का सिद्धांत है, ये कहता है कि किसी संगठन या किसी परिस्थिति में सभी घटकों को देखना चाहिए, किसी एक पक्ष को नहीं देखना चाहिए। तो इसलिए क्या है एक होलिस्टिक व्यू जो है वो भी क्या है समन्वय की स्थापना के लिए ज़रूरी है। और समन्वय क्या है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये 1-2 दिन में स्थापित नहीं हो सकती, और न ही संगठन के संघर्ष क्षणिक होते हैं। यदि कोई आज समस्या दबा दी जाती है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि दोबारा वो समस्या पैदा नहीं होगी। अतः क्या है ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए जिससे क्या है समन्वय क्या है निरंतर चलता रहे। इसी प्रकार समय का जो सिद्धांत है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। निर्धारित समय पर ही समन्वय की स्थापना होनी चाहिए, संघर्षों को समाप्त करना चाहिए। पारस्परिक संबंधों को भी क्या है इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संगठन और प्रशासन क्या है सामूहिक प्रयासों पर आधारित होते हैं। और परस्पर संचार भी क्या है समन्वय की स्थापना के लिए आवश्यक है। अगर बेहतर ढंग की संचार प्रणाली है तो उससे नियंत्रण और निर्देशन सरल बनता है, और संघर्ष और समस्याएं जो है उनका भी क्या है समय रहते समाधान हो जाता है। तो इस प्रकार से ये समन्वय के कुछ सिद्धांत हैं। इसके बाद हम अगली क्लास में समन्वय की क्या विधियां या तकनीकें हैं, समन्वय में क्या बाधाएं आ सकती है, इनके बारे में देखेंगे।